साथियों नमस्कार। आप सब ने गौर किया होगा कि हम अड्डा पर देश से जुड़े विदेशी मामलों के विषय को और सामाजिक विषयों को लगातार अड्डा में चर्चा के लिए उठाते रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने व्यक्तियों के व्यवहार पर कभी सीधे सीधे मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि अगर वो कोई पार्टी के बड़े नेता हैं जिनकी पॉलिसी, जिनका व्यवहार पूरी पार्टी या पूरी राजनीति का संकेत है, तो अलग बात है। लेकिन आज हम दो व्यक्तियों के माध्यम से इस अड्डा में चर्चा करने वाले हैं, और आज हमने व्यक्तियों के विषय को इसलिए यहां उठाया है क्योंकि इन दो व्यक्तियों के कॉन्डक्ट से, इनका जो मुद्दा है उससे जो परिस्थिति, जो समस्या सामने आ रही है, वो अगर आज हम उसको लेकर नहीं चेते तो आइंदा कभी नहीं चेत पाएंगे। मैं एक एक करके उन दोनों का जिक्र करूंगी, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं स्वरा भास्कर से। आप सब उनकी पर्सनैलिटी से परिचित हैं। वो एक कलाकार हुआ करती थी, कभी फिल्मों में काम करती थी। उसके बाद उन्हें समझ आया कि फिल्मों में बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि कामयाबी बहुत देर से मिलती है, और कामयाबी मिल भी जाए तो उसको बनाए रखना, उस कामयाबी को बरकरार रखना, सस्टेन करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो राजनीति में आ जाओ, एक्टिविस्ट बन जाओ, यहां बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने के संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इसीलिए आजकल आप बिरले ही कभी देखते होंगे कि स्वरा भास्कर कहीं कलाकार के रूप में दिखाई दें, लेकिन एक एक्टिविस्ट के रूप में और राजनीति के एक कारकुन के रूप में आप उनको जगह जगह देखते होंगे। और इस चुनाव में तो महाराष्ट्र में वो पूरी तरह प्रचार में संलग्न है। सीधी सी बात है, उनके पति फहद अहमद इस बार खुद एक कैंडिडेट हैं, और कैंडिडेट बनने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी समाजवादी को छोड़ भी दिया क्योंकि उनको टिकट दूसरी पार्टी से मिल गया, और इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वो केवल कैंडिडेट के तौर पे कार्यक्रमों में जाते हैं, प्रचार का पूरा काम उनकी धर्मपत्नी स्वरा भास्कर करती हैं। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन आज जो मुद्दा मीडिया में चर्चा में है और हम भी उठाना चाहते हैं, वो है कि स्वरा भास्कर अपने प्रचार में किस तरह की बातें कह रही हैं, किस तरह के मुद्दे उठा रही हैं अपने पति के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह मुसलमानों के सारे वोट उनके पति को मिल जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि वोट डिवाइड हो और उनके पति अपने पहले चुनाव में इस बार हार जाएं। क्योंकि अब यह साफ है कि शादी के बाद अपने पति के राजनीतिक करियर के माध्यम से ही स्वरा भास्कर अपने आप को रेलेवेंस में बना के रख सकती हैं, और क्या पता उनकी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हों, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर लौट कर आते हैं, मुद्दा वही है कि वो प्रचार में क्या कह रही हैं। सबसे पहले तो स्वरा भास्कर ने अपने जब वो बहुत ही एक रैडिकल और बार बार इस बात पर जोर दिया करती थी कि वो एक लिबरल हैं, एक लेफ्टिस्ट हैं, वो कोई धर्म कर्म इन सब चीजों को के खिलाफ हैं, उनका कोई, उनकी आस्था का कोई चक्कर ही नहीं है, वो बिल्कुल नास्तिक हैं। तो वो बातों को, अपने फेमिनिज्म और तथाकथित लिबरलिज्म को एक तरह से बार बार हर चीज में उभारने का प्रयास करती थी। तब तक उन्होंने एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से शादी नहीं किया था, और हालांकि वो ये दावे करती हैं कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत उनका विवाह हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि मुस्लिम परिवार में तब तक किसी भी महिला को स्वीकार नहीं किया जाता जब तक वो कम से कम परिवार के लिए इस्लाम को कबूल ना करे। तो आते हैं चुनाव प्रचार पर। तो साथियों, सबसे पहले तो स्वरा भास्कर जो हर बात में धार्मिक उन्माद और रिलीजन और इस तरह की चीजों को कड़े शब्दों में
इनकी निंदा करती थी, इन मुद्दों को उठाती थी, वो अपने पति के लिए वोट सुनिश्चित करने के लिए किसके पास पहुंची? मौलाना सज्जाद नोमानी के पास। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में अगर खुल करके ऑन रिकॉर्ड स्पष्ट शब्दों में वोट जिहाद की मांग किसी ने की है तो वो है मौलाना सज्जाद नोमानी, और इस पर काफी चर्चा समाचार पत्रों में, टेलीविजन पर, हर जगह मीडिया में और राजनीतिक क्षेत्र में हो चुकी है, अभी भी चल रही है। खुल करके वोट जिहाद की डिमांड सज्जाद नोमानी ने की थी। स्वरा भास्कर उनके पास मिलने गई तो किस पोशाक में और उनकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, उनका फोटो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या संकेत देता है। लेकिन बात सिर्फ इस फोटो पर रहती तो शायद हम आज उसकी चर्चा नहीं करते। सबको अधिकार है कैंडिडेट के तौर पर उसके परिवार को, समर्थकों को वोट मांगने के लिए, जो लोग करते हैं। मगर एक और जो अभी वीडियो आया है जिसमें स्वरा भास्कर वहां पर एक चुनावी तकरीर को एड्रेस कर रही है, और जैसा मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट तो फवाद अहमद है लेकिन प्रचार का जिम्मा उनकी धर्मपत्नी संभाल रही हैं। तो जैसे शब्दों का, जैसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल स्वरा भास्कर ने किया है लोगों को ये कहते हुए कि यानी उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि नीतीश राणे उनके इलाके में आए थे और उन्होंने जो बयान देकर वो गए थे, उन लोगों ने उसको छोड़ कैसे दिया, उसको सबक सिखाया जाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के हेट स्पीच को लेकर जो नए दिशा निर्देश आए हैं उसके तहत इससे बड़ा हेट स्पीच का कोई उदाहरण नहीं हो सकता जिसमें सीधे सीधे धर्म के नाम पर, मजहब को लेकर, अल्लाह के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने उस व्यक्ति को कैसे माफ कर दिया और तुम उसको सबक सिखाओ। ये अगर धार्मिक उन्माद और हिंसक उन्माद पैदा करने का भाषण नहीं है तो फिर क्या है? अब आप सब जानते हैं कि नीतीश राणे के जिस भाषण का वो जिक्र कर रही हैं उस बात को कई महीने हो चुके हैं और उस पर जांच चल रही है, उस पर कंप्लेन हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उस बात को ऐसे ही जाने दिया गया है, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने लोगों को भड़काया है, क्या ये हेट स्पीच में अगर नहीं आता है नए दिशा निर्देशों में तो फिर कुछ नहीं आता है। ये हुई स्वरा भास्कर की बात। अब हम जल्दी से आपको एक और ऐसा ही उदाहरण देते हैं और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या फिनोमेनन है, ये क्या समस्या है कि अपने आप को लिबरल्स का मसीहा कहने वाले लोग, अपने आप को हर विषय पर बिल्कुल एक क्रांतिकारी बयान देने वाले लोग, जो राम को और दुर्गा को के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो यहां मेरे लिए बोलना भी मर्यादा के बिल्कुल मर्यादा से बाहर होगा, ऐसे लोग अचानक से जब इस्लाम की बात आती है तो ऐसे क्यों पलट जाते हैं? दूसरा उदाहरण बताती हूं। साथियों, एक मोहतरमा है, अपने आप को इतिहासविद कहती हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडहॉक पढ़ाती थी, अब वो भी नहीं पढ़ाती हैं। अब सोशल मीडिया पर अपने इतिहास का जो ज्ञान का भंडार है उसको प्रचलित करने के लिए तमाम तरीके अपनाती हैं। मैं व्यक्तिगत ज्यादा नहीं होना चाहती, लेकिन जब उनके इतिहास पर जो आधारित उनके जो लेक्चर्स होते हैं, इतिहास पर आधारित उनके जो तमाम तरह के खुलासे जिसका वो दावा करती हैं वो नहीं चलते तो वो अपने कुछ ऐसे फोटो डाल देती हैं कि वो चल पड़े। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। तो ये मोहतरमा जो हैं, आप सब ने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इनका एक्स पर इनके दावे पढ़े होंगे। ये हमेशा ये दावा करती हैं कि मैं प्राइमरी सोर्स की बात करती हूं, मैं इधर उधर से अपनी बात नहीं कहती। सच्चाई ये है कि इनका प्राइमरी सोर्स हमेशा इनके ही विचारों वाले किसी और लेखक का लिखा हुआ कोई दावा होता है जो हमेशा विवादों में रहा है। अब ये चूंकि हर दिन ऐसा एक खुलासा किया करती थी हाल तक, अब बंद हो गया, तो इसीलिए उन सब का जिक्र करेंगे तो अब ये अड्डा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम बस एक दो बड़े
उसकी बात करते हैं। सबसे चर्चित जो रहा था वो था नालंदा पर इनका दावा, जहां इन्होंने, डॉक्टर रुचिका शर्मा, इन्होंने ये दावा किया था कि नालंदा को जलाने के लिए जो बख्तियार खिलजी को दोष दिया जाता है वो गलत है। नालंदा को जलाने वाले उस समय के ब्राह्मण लोग थे, जिन्हें नालंदा जो है वो एक बौद्ध लिटरेचर और बौद्ध ज्ञान और शिक्षा का एक केंद्र था, तो उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों ने इसको आग लगा दी और भिक्षुओं को का कत्ल किया और बर्बाद कर दिया, नालंदा को ध्वस्त कर दिया। अब इस पर एक लंबी बहस चली थी, उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम हालिया मुद्दे पर आते हैं कि जो इस तरह के दावे कर सकती हैं, और इसी तरह से वैदिक जो काल था, वैदिक सभ्यता वगैरह को लेकर भी इन्होंने तरह तरह के दावे किए। कुछ दावे तो ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि इस पर हंसे या रोएं, लेकिन बहरहाल अभी जो इनके साथ हुआ वो जरूर बताना चाहूंगी। तो साथियों, ये बहुत ही बोल्ड और क्रांतिकारी इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा ने, आप सब ने गौर किया होगा कि कुछ ही चंद दिनों पहले ईरान में एक बहुत ही परेशान करने वाला वाकया हुआ है, जहां एक यूनिवर्सिटी की छात्रा जब यूनिवर्सिटी गई तो किसी कारणों से, अब वो किसी भी वजह से ऐसा हो जाता है, उस छात्रा का जो नकाब था वो थोड़ा सा सरक गया, यानी हट गया, और इतनी सी बात के लिए हिजाब पहने हुए भी वो थोड़ा सा जो हिजाब सरक गया, हट गया, इसके लिए उनको इतना कठोर फतवा उन पर सुनाया गया कि वो इसे सुनकर परेशान हो गई, तिलमिला गई। और जैसा कि होता है, आप जानते हैं ना कि किसी भी चीज को इतना मत दूर ले जाओ कि फिर वो बिल्कुल ही उल्टा असर कर जाए, यानी इतना मत डरा दो कि डर ही खत्म हो जाए। और इस पूरे हालात से कि जरा सा हिजाब अगर सरक जाए तो उसको बिल्कुल पीट पीट कर मारने की सजा दी जाए, ऐसी परिस्थिति को सुनकर वो छात्रा इतनी परेशान और विचलित हो गई कि अपने मानसिक परेशानी में उसने अपने कपड़े उतार दिए और अपने अंतर वस्त्रों में वो कैंपस के बीच में बैठ गई और उसने कहा कि अब मेरे साथ जो करना है करो। आप समझ सकते हैं साथियों कि ये किस मनोदशा में उस छात्रा ने ऐसा इतना मुश्किल कदम, कितना परेशान होकर उसने ये किया होगा। बहरहाल वापस आते हैं रुचिका शर्मा पे। तो डॉक्टर रुचिका शर्मा ने इस बात पर अपनी एक टिप्पणी की और ये कहा कि हिजाब जो है वो पैट्रियार्की का एक द्योतक है, पैट्रियार्की को संकेत करता है वो, और कोई हिजाब को एज अ मैटर ऑफ चॉइस, स्वेच्छा से पहनना चाहे तो पहने, मगर इससे ये नहीं कहा जा, इससे ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि हिजाब जो है वो पैट्रियार्की का द्योतक नहीं है। बेशक कोई अपनी स्वेच्छा से पहने तो पहने, मगर इस तरह की स्थिति जो है ये साफ करती है कि किस तरह पैट्रियार्की जकड़े हुए है इसको। ऐसा कहना था उनका, और इस कदर कट्टर इस्लामिक तत्व डॉक्टर रुचिका शर्मा पर पड़ गए कि उनकी सुरक्षा पे बात आ गई है, उनकी जान पे बात आ गई है। बहुत ही परेशान होकर उन्होंने एक डिजिटल पोर्टल को इंटरव्यू देकर ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया है कि उन्होंने ये क्यों कहा, लेकिन कोई उनकी एक नहीं सुन रहा। और इस समय बेहद खतरे और मुश्किल और दबाव में रुचिका शर्मा आ गई हैं। तो साथियों, ये वो मुद्दा है जिसे आज हम आपके सामने अड्डा पर उठाना चाहते हैं और इस पर आपके भी विचार चाहते हैं कि क्यों जैसे चाहे वैसे वस्त्र कपड़े पहनना, जैसे चाहे देवी देवताओं को कुछ भी बोल देना, मर्यादा को पार कर की हद तक बोल देना। जो स्वरा भास्कर ने रानी पद्मिनी, रानी पद्मावती के विषय पर कहा था कि आई फेल्ट रेड्यूस्ड टू अ वेजाइना, ऐसे इस कदर बोल्ड और रेडिकल विचार रखने वालों के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाती हैं। ये कौन सा डर है और ये कौन सा दबाव है,
जो आपके हिंदुइज्म पर टिप्पणियों पर तो आपको पूरी छूट देता है, लेकिन इस्लाम का नाम आते ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जो अपने धर्म, अपनी आस्था, अपने त्योहार, अपने कल्चर के बारे में किसी भी हद तक टिप्पणी करते हैं, वो अचानक सज्जाद नोमानी के पैरों में क्यों नतमस्तक हो जाते हैं। वो इस हद तक कैसे पहुंच जाते हैं कि धार्मिक उन्माद और रिलीजन पर बड़े बड़े दावे करने वाले की कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म की बातें करने वाले इस हद तक पहुंच जाते हैं कि ऐसा भाषण दे डालते हैं जैसा स्वरा भास्कर ने नीतीश राणे के खिलाफ दिया और जनता को उकसाया कि उस पर कदम उठाए। इसका क्या मतलब है, कदम उठाने के बारे में क्या आशय निकलता है। और डॉक्टर रुचिका शर्मा जैसे लोग जो एक बार भी ये नहीं सोचते कि हजारों वर्ष पुराने इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को खिलवाड़ की तरह उस पर कुछ भी टिप्पणी कर जाते हैं, कोई भी दावा कर जाते हैं। वो जब एक टिप्पणी मामूली सी एक लड़की के छात्रा के समर्थन में एक बात जब कहते हैं इस्लाम पे, हिजाब पे, तो उन्हें किस तरह की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है, ये इस बात को साबित करता है कि आप हिंदू हैं जब तक तो आप सुरक्षित हैं। आप हिंदू सभ्यता, हिंदू देवी देवता, हिंदू कल्चर, हिंदू जीवन शैली और हिंदू विचारों पर, फिलॉसफी पर जितना चाहे रेडिकल बन के कुछ भी बोल देते हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके खिलाफ इतना होता है कि लोग आपको बातों में आलोचना करते हैं। जैसा कि डॉक्टर रुचिका शर्मा को नालंदा के संदर्भ में लोगों ने उनको कहा कि भाई ये गलत है, ये आप ऐसा मत करिए, मगर केवल शब्दों में कहा ना, वैचारिक आलोचना ही तो की ना, वैचारिक प्रश्न ही तो खड़ा किया। लेकिन यहां आप देख लीजिए कि कैसे जान खतरे में आ जाती है। तो इसीलिए बार बार इस बात को दोहराना होगा कि आसान है हिंदू धर्म, सभ्यता, कल्चर पर टिप्पणी करना, जरा यही बात कहीं और करके देखिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, वो कौन सी संस्कृति है कि जो महीनों में एक ऐसी व्यक्ति को जो किसी पर भी कुछ भी टिप्पणी और सवाल करने को तैयार थी, उसको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जो आज स्वरा भास्कर को खड़ा होना पड़ रहा है या स्वेच्छा से वो खड़ी हो रही है। ये दोनों बातें विचार करने के लिए है। हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम केवल चाहते हैं कि आप इस पर गौर करें और अपनी बात हमसे साझा करें। आज के लिए केवल इतना ही। हमें लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही देश से जुड़े अन्य ज्वलंत मुद्दों पर हम आपसे लगातार अड्डा में संपर्क करें और आप भी हमारे अड्डा में लगातार खुद और अपने साथी, अपने मित्रों के साथ आते रहें।